हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, आखिर क्यों ये सभ्यता इतनी ज़्यादा उन्नत मानी गई और इतनी फेमस हुई। तो सबसे पहले है नगर नियोजन, यानी कि जो उनका नगर नियोजन था, टाउन प्लानिंग थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उससे हम आज भी सीख ले रहे हैं। तो ये एक पिक्चर है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो की, यानी कि मोहनजोदाड़ो में जो एक बृहद स्नानागार मिला है, तो ये उसकी तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें नीचे की तरफ लोग नहाने के लिए जगह बनी हुई है। देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित शहर थे। जो शहर थे वो सुनियोजित ये थे, यानी कि प्री प्लान थे, प्लानिंग से शहर बने हुए थे। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी मतलब किसी भी पैटर्न में शहर बने हुए हों, ऐसा नहीं था। जो शहर थे वो ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे, व्यवस्थित तरीके से थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही शहरों में जो शासक हुआ करते थे उनके लिए एक अलग क्षेत्र था। वो जो शासकों के घर होते थे या जहाँ शासक रहते थे वो एक ऊंचे स्थान पर ऊंचे क्षेत्र में रहते थे, और जो सामान्य लोग थे वो शासक के क्षेत्र से नीचे के इलाके में रहते थे, जहाँ पे ईंट के जो घर थे, ईंटों के घर बने हुए थे, और वो उन ईंटों के घरों में रहते थे। जो घर थे शहर के वो ग्रिड पैटर्न में थे। हड़प्पा शहर में अन्न भंडार महत्वपूर्ण इमारतें थी, यानी कि जो अन्न वो उगाते थे उसके भंडारण के लिए उन्होंने इमारतें भी बनाई हुई थी। तो वो एक महत्वपूर्ण इमारत उस समय की होती थी। हड़प्पा के नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा के साथ में एक मिस्र सिविलाइजेशन थी, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो वहाँ जो ईंटों का प्रयोग होता था वो होता था सूखी ईंटों का प्रयोग, जबकि हड़प्पा के जो शहर थे उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग करता था। तो ये लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करना भी सीख गए थे। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था बहुत प्रभावशाली थी। जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था, पानी की निकासी की व्यवस्था, वो बहुत अच्छी थी। अभी पीछे हमने देखा था कि वाटर को हार्वेस्ट भी करते थे, संग्रहित भी करते थे, जलाशय भी थे। उसी प्रकार जो इनकी जल निकासी की व्यवस्था थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान था। जो विशाल सार्वजनिक स्थान था, जो विशाल स्नानागार अभी आपने जिसकी पिक्चर देखी, वो एक पब्लिक प्लेस था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आके एक साथ स्नान कर सकते थे। स्नानघर में सीढ़ियाँ, ड्रेसिंग रूम और पकी हुई ईंटों से बना फर्श था। सीढ़ियाँ बनी हुई थी स्नानघर में नीचे उतरने के लिए। ड्रेसिंग रूम थे जहाँ पर आप स्नान करने के बाद अपने कपड़े बदल सकते थे। और ये सब जो फर्श था उसका स्नानघर का, वो पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। ऐसा नहीं था कि कच्चा फर्श हो, पकी हुई ईंटों से बना फर्श था। स्नान के लिए पानी एक बड़े कुएं से निकाला जाता था। पास में एक कुआं था बड़ा, उसमें से पानी निकालते थे और उस पानी से लोग नहाते थे। अन्न भंडार एक प्रमुख संरचना थी, ये हम देख ही चुके हैं। हड़प्पा का जो गढ़ था, पूरे हड़प्पा का जो शहर था, उसमें 6 अन्न भंडार आते थे। यानी कि कृषि में ये लोग काफ़ी इन्वॉल्व थे, और जो कृषि से जो अन्न मिलता था, अन्न उगाते थे, उसको अन्न भंडार में संग्रहित करके रखते थे। शहरों में अधिकांश संपत्तियों में अपना आंगन और बाथरूम होता था। तो जो शहर के लोग थे वो ज़्यादातर अपने घर में आंगन और बाथरूम रखते थे। कालीबंगा के आवासों में कुएं होते थे। जो कालीबंगा शहर मिला था वहाँ पे लोगों के घरों में ही कुएं भी पाए जाते थे। धौलावीरा और लोथल जैसे कुछ हड़प्पा स्थान किलेबंद थे। तो धौला और लोथल वाली जो साइट्स थी वहाँ पे जो घर थे या वो स्थान जो थे, जो शहर थे, उसमें किलेबंदी थी। वो किले के रूप में बने हुए थे, प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे किले जैसे बंद थे वो। आर्थिक जीवन देखते हैं, इनका आर्थिक जीवन क्या था, किस तरह अपने जीवन यापन करते थे, किस तरह से ये कमाई करते थे। तो ये 2 फोटोज़ हैं। ये जो फोटोज़ हैं ये सील्स की हैं, यानी कि जो मोहर हैं। बिजनेस जब हम करते थे, ये लोग बिजनेस जब करते थे तो उसके लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। तो ये मोहरों के ही फोटो हैं। सिंधु लोग व्यापार को महत्व देते थे, जैसा कि हमने अब देखा था कि यहाँ पर हमें बंदरगाह भी मिले हैं। तो व्यापार को ये लोग बहुत महत्व देते थे और व्यापार करने के लिए विभिन्न प्रकार की मोहरों का भी प्रयोग करते थे। उनके पास एक समान लेखन प्रणाली थी और वे व्यापार के लिए मानकीकृत वजन और माप का उपयोग करते थे, यानी कि इन्होंने इकाइयाँ भी बनाई हुई थी वजन के लिए और चीज़ों को मानने के लिए, तो मापने के लिए। तो उस समय भी मानक इकाइयों का इन्होंने प्रयोग करना सीख लिया था। धातु के सिक्कों के बजाय वे वस्तु विनिमय के माध्यम से वस्तुओं का व्यापार करते थे। ये व्यापार करने के लिए जैसे अभी हम पैसे लेते हैं या फिर धातुओं के सिक्के लें, तो ये ऐसा नहीं करते थे, व्यापार करते थे वस्तु विनिमय के माध्यम से। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है बार्टर सिस्टम। ये होता था पुराने ज़माने में, यानी कि अगर मुझे धान की ज़रूरत है
और आपको गेहूं की ज़रूरत है, मेरे पास गेहूं है, मुझे धान चाहिए, आपके पास धान है, आपको गेहूं चाहिए, तो हम एक दूसरे को अपनी वस्तुएं एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये होता था वस्तु विनिमय, यानी कि किसी वस्तु की ज़रूरत किसी व्यक्ति को है और दूसरे व्यक्ति के पास वो वस्तु है, तो वो अपनी वस्तुओं को इंटरचेंज कर लेते थे। तो इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो ये वस्तु विनिमय के माध्यम से ही वस्तुओं का व्यापार करते थे, सिक्कों से नहीं करते थे। वे व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अरब सागर के तटों पर यात्रा करते थे। अब ये लोग अरब सागर के तटों तक भी जाते थे व्यापार के उद्देश्य से। उन्होंने मध्य एशिया के साथ व्यापार में मदद के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक चौकी भी स्थापित कर ली थी। अभी हमने देखा भी था बेबीलोन के पास में कनेक्टिंग चौकी भी उन्होंने स्थापित कर ली थी, ताकि अफगानिस्तान के साथ उन्हें व्यापार करने में आसानी हो। इनके संबंध टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के पास तक पहुंच गए थे। तो जो टिग्रिस नदी है वो टर्की शहर में है, यूफ्रेट्स नदी भी टर्की शहर से निकल रही है, और सीरिया इराक वगैरह में ये है ये नदी। तो इनके संबंध वहां तक पहुंच गए थे। ये टर्की सीरिया जैसे क्षेत्रों तक भी व्यापार इनका पहुंच गया था। तो इनका व्यापार इतना ज़्यादा फैला हुआ था। हड़प्पा वासी लंबी दूरी तक लाजवर्द का व्यापार करते थे, जिससे संभवतः उनके शासक वर्ग का दर्जा बढ़ गया होगा। लाजवर्द क्या होता है? लाजवर्द एक नीले कलर का पत्थर होता है, तो उसका ये व्यापार करते थे, जो बहुत ही कीमती पत्थर होता है, आभूषण वगैरह में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इस पत्थर का व्यापार भी करते थे, और ये इसमें इन्हें बहुत मुनाफा होता था, जिससे जो इनका शासक था उसका दर्जा भी बढ़ गया होगा, यानी कि उसे अच्छा माना जाता था। आइए देखते हैं सामाजिक जीवन। इनका सामाजिक जीवन कैसा था, कैसा समाज था, लोग किस प्रकार से रहते थे। तो अब आप ये देख सकते हैं, इसमें कुछ पिक्चर हैं जिसमें कि कुछ लोग पॉटरी बना रहे हैं, सबने कपड़े भी पहने हुए हैं, घर जैसी आकृतियां दिख रही हैं। तो आइए देखते हैं। हड़प्पा समुदाय मुख्यतः नदी के मैदानों में रहते थे और विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें उगाते थे। तो ये जो जितने भी इलाके थे, ये नदी के मैदानी इलाकों में थे, तो जहाँ पर खेती बहुत ही अच्छे से होती थी, तो ये खाद्य फसलें उगाते थे। खाद्य फसलों में आमतौर पर ये उगाते थे गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, मसूर, चना और सरसों। ये चावल इनमें ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, चावल की खेती ज़्यादा नहीं करते थे। गुजरात के कुछ इलाकों में बाजरा भी ये उगाते थे। तो बाजरा बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन गुजरात के एरिया में होता था, और चावल बिल्कुल भी लोकप्रिय उस ज़माने में नहीं था। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु लोगों ने शुरू की थी। कपास की खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो जो कपास की खेती है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुत अनाज मिलने से पता चला है कि वे कृषि करते थे, लेकिन उनके कृषि पद्धतियों के बारे में अभी भी हमें जानकारी नहीं है। तो अनाज से ये तो हम समझ गए कि वो लोग खेती करते थे, कृषि करते थे, लेकिन किन पद्धतियों से कृषि करते थे इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मोहरों और मिट्टी की कलाकृतियों पर बने चित्रों से पता चलता है कि वे हल चलाने के लिए बैलों का भी इस्तेमाल करते थे। जो हमें मोहरें मिली हैं या जो मिट्टी की कुछ कलाकृतियां आखिरी मिली हैं, पॉटरी मेकिंग ये लोग करते थे, तो उससे हमें ये तो पता चला है कि वो हल चलाते थे, और हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। तो इन लोगों को ये भी सीख गए थे ये कि बैलों के इस्तेमाल से हम हल चला सकते हैं, तो उससे इन्हें खेती में मदद मिलती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे, इसलिए संभवतः उन्हें सिंचाई की आवश्यकता थी। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे यानी कि मैदानी इलाकों में थे, नदी से थोड़ा थोड़ा दूर, तो इसलिए सिंचाई की भी आवश्यकता अधिकतर रहती थी उन्हें। अफगानिस्तान में शोरतुगाई स्थल पर नहरों के कुछ निशान मिले हैं, लेकिन पंजाब या सिंध में नहीं। तो अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में नहरें भी मिली हैं, जिससे ये पता चला है कि उन लोगों ने नहरें भी बनाई हुई थी, लेकिन जो पंजाब और सिंध का इलाका है वहाँ पर कोई भी नहर का साक्ष्य नहीं मिले हैं। खेती तो ये लोग करते ही थे, खेती के अलावा पशुपालन भी बहुत बड़े लेवल पे ये लोग करते थे। तो इसके अलावा मोहनजोदड़ो में घोड़ों के धुंधले निशान मिले हैं, और लोथल में एक संदिग्ध चीनी मिट्टी का टुकड़ा मिला है जो घोड़ों की उपस्थिति का संकेत देता है। हालांकि घोड़े सभ्यता का प्रमुख हिस्सा नहीं थे। तो जो घोड़े हैं वो मेन हिस्सा नहीं थे, बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे घोड़ों का पालन नहीं होता था, लेकिन घोड़ों के कुछ धुंधले निशान मिले हैं, और चीनी मिट्टी से बने बर्तन का भी एक टुकड़ा मिला है, जो ये संकेत देता है कि घोड़े तो हुआ करते थे, लेकिन घोड़े को वो बड़े लेवल पे पालन नहीं करते थे। कृषि, आइए देखते हैं कृषि के बारे में हमें क्या जानकारी मिली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फसलें हो रही हैं, जिसमें कि महिलाएं काम करती हुई हमें दिख रही हैं। हड़प्पा समाज में पुरुष और महिलाएं दोनों ही प्रकार के कपड़े पहनते थे, लोग दोनों तरह के कपड़े पहनते थे।
ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी। ये स्लाइड गाइज ऊपर नीचे हो गई है, कृषि वाली स्लाइड ऊपर पहुंच गई है और ये नगरीय सामाजिक वाली साइड नीचे आ गई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे, ऊपर के लिए भी पहनते थे और नीचे के लिए भी पहनते थे। दोनों ही महिलाओं और पुरुषों दोनों को मोती पहनना बहुत पसंद था। मोती के साक्ष्य भी हमें यहाँ कई साइड से मिले हैं। तो ये लोग मोती पहनते थे। महिलाएं चूड़ियाँ, कंगन, पट्टियाँ, करगनी, पायल, झुमके और अंगूठियों जैसे अनेक आभूषण पहनती थी। यानी कि महिलाओं के आभूषण उस समय भी फेमस थे। ये सजावट सोने, चांदी, तांबे, कांसे और अर्धकीमती पत्थरों से बनाई गई थी। यानी कि जो महिलाओं के आभूषण थे उन्हें सोने, चांदी, तांबे, कांसे और अन्य कीमती पत्थर जो थे उनसे बनाया गया था। तो आभूषण बहुत ही कीमती थे उस समय भी। सौंदर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग होता था तब भी। मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बर्तन, पत्थर, सीप, हाथी दांत और धातु से बनी वस्तुएं भी मिली हैं। यानी कि बर्तनों का प्रयोग करते थे। हमें बर्तन मिले हैं, पत्थर मिले हैं, सीप मिली हैं और हमें जैसे डेकोरेटिव पीसेज हम अब बनाते हैं उस तरह के डेकोरेटिव पीसेज वहाँ पर पहले भी बनते थे। सीप से, हाथी दांत और अन्य धातुओं से वस्तुएं ये लोग बनाते थे। तांबे का जो उपयोग था वो मछली पकड़ने के कांटे, चाकू बनाने में, कंगे, सुई, तकली, इन चीज़ों में तांबे का उपयोग होता था। तो इसका मतलब ये मछली भी पकड़ते थे, ये भी हमें यहाँ से पता चला है। और मछली पकड़ने के लिए कांटे भी तैयार करते थे। और इनकी जो लोकप्रिय गतिविधियाँ थी, प्रमुख गतिविधियाँ जो थी वो थी मछली पकड़ना इन्हें बहुत पसंद था। सांडों की लड़ाई यानी बुल फाइटिंग भी ये करवाते थे और शिकार करना, ये सब चीज़ें इनकी लोकप्रिय गतिविधियों में आती थी। ये तांबे और कांसे से कुल्हाड़ी, भाले, खंजर, धनुष और तीर जैसे हथियार बनाते थे। तो तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे ये हथियार बनाने में और हथियार बनाते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि ये हथियार किन मेटल से बनाते थे। सामाजिक संस्थाएं, कुछ सामाजिक संस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी में कुछ लिखित चीज़ें मिली हैं, लेकिन जो इनकी भाषा थी, जो इनकी लिपि थी, वो हम लोग आज भी डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु लिपि में क्या लिखा हुआ है। मतलब जो हमें कुछ कुछ लिखित चीज़ें मिली हैं तो हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें क्या अभी तक लिखा हुआ है। हम ये बात अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, इनकी जो लिपि है वो हम नहीं समझ पाए हैं। इसमें किस प्रकार के राज्य थे, संगठन थे, कौन राजा होता था, कैसे शासक होता था, इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं पता चली है। हड़प्पा स्थल पर कोई भी मंदिर भी नहीं मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर पुजारियों का शासन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मंदिर नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि ये लोग बड़े लेवल पर व्यापार करते थे तो ये संभव हो सकता है कि व्यापारियों का समूह शासन करता हो। किसी केंद्रीय प्राधिकारी या प्रभावशाली व्यक्तियों के चित्रण की खोज करते समय पुरातात्विक अभिलेख स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकते। यानी कि कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है कि केंद्रीय प्राधिकारी कौन होता था या प्रभावशाली व्यक्ति कौन कौन से होते थे। तो इस बारे में हमें कोई भी अभी भी जानकारी नहीं मिली है। कुछ विशेषज्ञ ऐसा भी कहते हैं कि उनमें कोई भी नेता नहीं था, कोई राजा नहीं था और सभी के साथ ही समान व्यवहार होता था। लेकिन अभी तक इसके कोई साक्ष्य नहीं है कि एक्चुअल में वहाँ किस तरह का सिस्टम था। देखते हैं कला और शिल्प। ये लोग, इनकी कला और शिल्प, ये मूर्ति है जो आपको दिख रही है। हड़प्पा वासी कांस्य बनाने और उसका प्रयोग करने में कुशल थे। इन्होंने कांस्य बनाना सीख लिया था। कांस्य बनाने के लिए तांबा इन्हें मिलता था राजस्थान की खदानों से, और टिन शायद ऐसा माना जाता है कि ये अफगानिस्तान से लेकर आते थे और तांबे और टिन की मदद से ये कांस्य बनाते थे। लोगों के कपड़ों की निशान वाली कई वस्तुएं मिली हैं। ईंटों से बनी बनी बड़ी इमारतें दर्शाती हैं कि ईंटें लगाना एक महत्वपूर्ण कौशल था। इससे ये भी पता चलता है कि उस जमाने में पत्थर के काम में विशेषज्ञता रखने वाले लोग भी थे। तो जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसमें उनमें ईंटें लगी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों को ईंटें लगाना आता था, इन पे ईंटें लगाने का कौशल था और साथ ही ये लोग पत्थर का काम भी करते थे। हड़प्पावासी नाव, मनके और मोहरे बनाने में कुशल थे। नाव बनाते थे, मनके, मोहरे ये सब वो बना लेते थे और पकी हुई मिट्टी से भी वो चीज़ें बनाते थे। सुनार हुआ करते थे जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण बनाते थे, जो महिलाएं पहनती थी, बेहद लोकप्रिय थे। बर्तन बनाने के लिए ये चाक का प्रयोग करते थे। चाक की मदद से चमकदार और चिकने बर्तन ये लोग बनाते थे। धर्म, देखते हैं कि ये किस धर्म में मानते थे। तो ये धर्म से रिगार्डिंग हमें ये कुछ आकृति मिली है।
हड़प्पा में महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जिनमें से एक में महिला के शरीर से एक उगता हुआ पौधा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियां मिली है महिलाओं के, जिसमें एक मूर्ति में किसी एक महिला के शरीर से मिट्टी का पौधा भी उग रहा है। ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे, और जबकि इसकी जो साथी सभ्यता थी मिस्र सभ्यता, वहाँ के लोग अपनी देवी मानते थे आइसिस को। उसी प्रकार हड़प्पा वासी अपनी देवी मानते थे पृथ्वी को। एक पुरुष देवता को योगी मुद्रा में देखा गया है, जिसमें उनके 3 सिंग जिसमें जो उनका सर है वो 3 सींगों वाला दिखाया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि देवी देवता वो किसे मानते थे या किस तरह की आकृतियां मिली हैं वहां से। पशुपति महादेव नामक ये देवता हाथियों, बाघों, गैंडों और भैंसों से घिरे सिंहासन पर विराजमान है तथा उनके चरणों में 2 हिरण हैं। तो जो ये जो देवता हैं, ये पशुपति महादेव शायद इनके देवता थे, और इनका जो सिंहासन था, इनके सिंहासन पर ये जानवर थे, हाथी, बाघ, गैंडे और भैंसों से घिरा इनका सिंहासन था, और जो इनके चरण थे उनमें 2 हिरण मिले हैं हमें। ऐसा हमें एक तस्वीर मिली है, आकृति मिली है, जिससे हमें ये पता चलता है। एक लिंग और एक महिला यौन अंग के पत्थर के प्रतीक भी पाए गए हैं। सिंधु लोग पेड़ों और जानवरों का बहुत सम्मान करते थे, और जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर थे वो थे एक सींग वाला गैंडा, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानवर था कुबड़ वाला बैल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रमुख जानवर वहां पर कौन कौन से थे। वीडियो लंबी हो गई है गाइज, आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।